आदरणीय और मेरे फादरणीय डॉक्टर श्री रमेश जी गांधी को सादर आमंत्रित करता हूं। अपनी चिर परिचित अंदाज में जो वराड़ी कविता के लिए फेमस है, मैं निवेदन करूंगा पहले आप अपनी जो भी नियोजित कविता है वो पढ़िए, लेकिन एक वराड़ी कविता इस मंच पर जरूर पढ़े। इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा राम राम और जय महेश। माँ सरस्वती की और भगवान महेश के चरणों में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफी के सफ़र भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफी के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। क्या बात, अब मैं बोलूं बहुत बढ़िया, तो मेरी बातों में असर भी देना। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नागपुर नगर माहेश्वरी सभा का, जिन्होंने खासकर मेरे भाई श्री सतीश जी लाखोटिया का, कि जिनके अथक परिश्रमों से आज हम ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक अनूठा प्रयोग है। भाई संतोष जी काबरा ने मेरा परिचय जरा संतोषजनक दे दिया है, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन कहीं एक सभा में गया था, एक कवि सम्मेलन में, तो गांव के उस कवि सम्मेलन में किसी ने मेरा परिचय इस तरह दे दिया कि डॉक्टर गांधी नागपुर के वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट है और किसी भी प्रकार का रेडियो लाइए ये दुरुस्त कर देंगे। तो मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई। तब से मैं अपना परिचय खुद देने लगा हूँ कि मैं मुसव्विर हूँ। मुसव्विर का मतलब होता है चित्रकार या फोटोग्राफर, और रेडियोलॉजिस्ट तो फोटोग्राफर ही होता है वैसे भी। तो मैं मुसव्विर हूँ, तेरा नाज मिटा सकता हूँ, मैं मुसव्विर हूँ, तेरा नाज मिटा सकता हूँ, तुझसे बेहतर तेरी तस्वीर बना सकता हूँ। क्या बात है, तुझसे बेहतर तेरी तस्वीर बना सकता हूँ। तू चाहे लाख बचा ले अपने आप को, तू चाहे लाख बचा ले अपने आप को, अरे एक्सरे निकाल के तेरी हड्डियां गिनवा सकता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो उनके बात समझ में आ गई। फोटोग्राफर का काम है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। ये उनकी आदत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी एक हंसी से महाभारत भी हो जाता है। तो कैसा ये फोटोग्राफर है, कैसा ये फोटोग्राफर है, इसे क्या समझाइए, कैसा ये फोटोग्राफर है, इसे क्या समझाइए। अरे मरने वाले से भी कह रहा है जरा मुस्कुराइए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई क्या बात है डॉक्टर साहब, ये कविता वगैरह क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस वगैरह नहीं चलती क्या? तो फिर उनसे कहना पड़ता है कि इबादतों की तरह, पूजा की तरह, इबादत यानी पूजा, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, हंसने हंसाने का बस इंतज़ाम करता हूँ। मुझको मालूम है अंदर से कौन है कैसा, मुझको मालूम है कि अंदर से कौन है कैसा, क्योंकि मैं एक्सरे विभाग में काम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये रेडियोलॉजिस्ट की बात हो गई। हमारे प्रोफेशन में कभी कभी बहुत सारी बातें, वहाँ पे भी एक हास्य निर्माण हो जाता है। तो मेरे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे यहाँ भी कुछ रेफरल चिट्ठियाँ आती है। जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना गांव के, कंपाउंडर जैसे लोग, तो वो हमको लोग पेशेंट रेफ़र करते हैं। तो रेफ़र करते तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो उस इंग्लिश में लिख के भेजते हैं। तो उसमें क्या क्या गड़बड़ हो जाती है वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट लोग जो डीएनसी करते हैं, डीएनसी बोलते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, उसको सामान्य भाषा में धुलाई बोलते हैं। अब शायद आपको समझ गया होगा लेडीज के केस में। तो वो रेफर करके भेजते हैं कि सेंडिंग अ पेशेंट फॉर वॉशिंग ऑफ यूट्रस। वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं धोबी है। फिर कभी कोई जैसा अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसका रेफरेंस लिख के भेजते हैं कि सेंडिंग अ नॉनसेंस पेशेंट, प्लीज ट्रीट हिम इन मेक सम सेंस। कभी ये जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना हमारे, पैथोलॉजिस्ट को भी रेफर कर देते हैं कि
यूरिन और स्टूल भेजते हैं उनके लिए, उनकी जांच के लिए, तो लिख देते हैं प्लीज टेस्ट द यूरिन एंड स्टूल, और टेस्ट का स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे क्या करते हैं। बहुत खूब, तालियां होनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो बेचारा पैथोलॉजिस्ट भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर तो यूरिन और स्टूल ही है, तो वो भी सहन कर लेता है। और इससे ज़्यादा उसकी आगे की बात है कि हमारे यहाँ जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी है, मिसेस गायनेकोलॉजिस्ट है, बहू गायनेकोलॉजिस्ट है, बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो पेशेंट भेजते हैं वहाँ से रेफर करने के लिए, जैसे से इनफर्टिलिटी यानी जिनको बच्चे नहीं होते वगैरह ऐसी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए, कि सेंडिंग अ पेशेंट वेयर प्रेगनेंसी इज नॉट स्टॉपिंग, प्लीज मेक द पेशेंट प्रेग्नेंट। ये तो बड़ी चुनौती है हमारे लिए, फिर भी हम लोग गुपचाप अपना मुंडी नीचे करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट प्रेग्नेंट रह जाती है, फिर हमारे यहाँ ही डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी जब होती है और बच्चा होता है तो जाते जाते पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अच्छा हुआ आप थे, नहीं तो। तो हम बोलते हैं यार क्या, ये तो हमने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाले की मर्जी है भगवान। नहीं नहीं, आप ही हमारे लिए भगवान हो, ऊपर वाले हो। तो हम भी जरा खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1 साल के बाद वो बच्चे का क्या बोलते हैं, वो पहला वार दिवस, तो वो पहले वार दिवस के दिन हम लोगों को बुलाते हैं कि भाई जिस डॉक्टर के यहाँ हमारे बच्चे की डिलीवरी हुई है उनको तो ज़रूर बुलाना चाहिए। तो हम वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते तो ऐसा लगता है बच्चे के लिए जा रहे हैं तो कुछ प्रेजेंट लेके जाएंगे। तो हम जाते हैं तो वो फिर से हस्बैंड वाइफ सामने बोलते अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए, लेकिन वही हमारे लिए बहुत है, लेकिन ये प्रेजेंट वगैरह लाने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर हमको मजबूरी में बोलना पड़ता है क्यों, बच्चा आपका ही है, हमारा नहीं है। तो ऐसी गड़बड़ हमारे प्रोफेशन में शायद आप लोगों ने ये बातें कहीं नहीं सुनी होंगी, एक डॉक्टर के मुंह से ही सुन सकते हैं। तो आप लोगों के मुंह, आप चेहरे पे हंसी आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी ऐसी मेरी ये बिजी लाइफ, मेरी बिजी लाइफ से अब मैं आपको निजी लाइफ पे लेके जाता हूँ। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अजीबो गरीब होता है। इसमें अजीब कौन है और गरीब कौन है ये आप सब जानते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या आप ये समझ लीजिए कि वो अभी जो रशिया और यूक्रेन है, अब यूक्रेन कौन है आपको मालूम है। रशिया तो रसिया है ही, यूक्रेन तो बेचारा यूक्रेन की माफिक अपना जिंदगी का बोझ उठाते जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस तरीके का मैं मेरा खुद का बताता हूँ, ये आतंकवाद के आप सभी शिकार होंगे। मैं मेरा एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने मेडिकल कॉलेज में रहते हुए बहुत बार ब्लड डोनेट किया। तो मेरा वो ब्लड बैंक वालों ने बोला कि भाई आप आ जाइए भाभी को लेके, और उन्होंने मेरी मिसेस का सत्कार किया। मैंने बोला ये तो खूब हो गया, ब्लड तो मैं दे रहा हूँ और इनका सत्कार किया। मैं बोला यार ये क्या बात है। अरे बोले उन्होंने रखा हमारे लिए इसलिए हम आपका लिया बोले। तो अब तो हमारा 40 साल के बाद तो ब्लड ग्रुप भी एक हो गया। दूसरी बात ऐसी बात है कि मैं अभी नाई के यहाँ गया, तो नाई के यहाँ गया तो वो नाई को यहाँ अपना चालू कर दिया नाई ने, उसके हाथ में मैंने अपना सिर दे दिया। तो वो पूछता है कि डॉक्टर साहब मैडम कैसी है। मतलब मैडम अच्छी है। मैडम की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। वो भी अच्छी है। कोरोना वगैरह हुआ था क्या मैडम को। मतलब नहीं, सब बराबर है। तो मैं बोला यार क्या बात है, तू बार बार वो मैडम मैडम क्यों कर रहा। तो बोले सर जब भी मैं मैडम का नाम लेता हूं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं बोले, तो मेरे को काटने में जरा आसानी होती है। बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्क है। ऐसी बातें चलती है।
तो ऐसे ही अजीबो गरीब का एक गरीब, उसकी मैं बात बताता हूँ कि जो लालू जी है उसको राबड़ी जी ने बोल दिया कि लालू जी ये अभी डिजिटल का ज़माना है, आपको कंप्यूटर तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो लालू बोले रबड़ी से हम कंप्यूटरवा चलाएगा। लालू बोले रबड़ी से हम कंप्यूटरवा चलाएगा, तो रबड़ी बोली मिस्टर वाह, ई का बिहार है जो बिना दिमाग चल जाएगा। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है। तो शादी के पहले तो बहुत सारी बातें होती है। मैंने भी एक गज़ल लिखी थी सर, गज़ल के उस्ताद बैठे हैं इधर, मैडम। शादी के पहले एक अच्छी गज़ल लिखी मैंने, आप भी सुनिए, आपको अच्छी लगी तो जरूर दाद देना। अब तेरा दूर से दीदार भी रुसवाई है, अब तेरा दूर से दीदार भी रुसवाई है, तुझसे मिलने की मगर मैंने कसम खाई है। कैसे देखूं ना तुझे जबकि मुखातिब है तू, कैसे देखूं ना तुझे जबकि मुखातिब है तू, मुझे मालूम है कातिल तेरी अंगड़ाई है। अब नहीं फिक्र मुझे कुछ भी सुकूने दिल की, अब नहीं फिक्र मुझे कुछ भी सुकूने दिल की, लुत्फ देने के लिए तो गमे तन्हाई है। दफन करना न मेरे बाद मेरी गज़लों को, दफन करना न मेरे बाद मेरी गज़लों को, उम्र भर की ये कमाई मुझे रास आई है। गुनगुनाती, काबिल गौर शेर आप सुनिए कि गुनगुनाती हो अगर तुम तो यही लगता है, गुनगुनाती हो अगर तुम तो यही लगता है, जैसे बिस्मिल्लाह की छेड़ी हुई शहनाई है। बहुत बहुत गजब गजब। तुझ पे भगवान का ये खास करम है गांधी, तुझ पे भगवान का ये खास करम है गांधी, कि तेरी किस्मत में लिखा वस पे मसीहाई है। मसीहाई का मतलब होता है डॉक्टर आई। तेरी किस्मत में लिखा वस पे मसीहाई है। तो उसके बाद में मैं, शादी हो गई, बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया, फिर मैंने सच्ची गज़ल लिखी। वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, वो आपको समझेंगी। इसमें कुछ उर्दू वगैरह शब्द थे तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम आएगा, मैं नागपुर में हूँ, समझा दूंगा। तो बड़ी आफत बन के मेरी जिंदगी में तू आई है, बड़ी आफत बन के मेरी जिंदगी में तू आई है। मैं तेरा मर्द हूँ और तू मेरी लुगाई है। क्या बात है। मैं तेरा हस्बैंड हूँ और तू मेरी लुगाई है। दर्द जो तूने दिए, दर्द जो तूने दिए करेगा कौन इलाज, दर्द जो तूने दिए करेगा कौन इलाज। तू मेरा मर्ज है और तू ही मेरी दवाई है, तू मेरा मर्ज है और तू ही मेरी दवाई है। मुझ पे छाई हुई है तू इस तरह जैसे, मुझ पे छाई हुई है तू इस तरह जैसे। मैं तेरा हूँ मनमोहन, मैं तेरा हूँ मनमोहन और तू सोनिया माई है। मैं तेरा हूँ मनमोहन बहुत बहुत और तू अच्छा सोनिया माई है। मुझको प्यारी है तेरी हर एक अदा जालिम, मुझको प्यारी है तेरी हर एक अदा जालिम। ऐसे लगता है जैसे ऊपर की तू कमाई है, क्या बात। ऐसे लगता है जैसे ऊपर की तू कमाई है। मैंने घर के सभी दरवाजे बदल डाले हैं, मैंने घर के सभी दरवाजे बदल डाले हैं। अरे तेरी ऊंचाई से ज्यादा तेरी चौड़ाई है, तेरी ऊंचाई से ज्यादा तेरी चौड़ाई है। जो कुछ बचे थे बाल सर पे उड़ा डाले, जो कुछ बचे थे बाल सर पे उड़ा डाले। मुझे मालूम है प्यारी तुझे साफ सफाई है, मुझे मालूम है कि प्यारी तुझे साफ सफाई है। तुझ पे भगवान का ये खास करम है गांधी। ना कोरोना न बीवी, दोनों से उसने तेरी जान बचाई है। क्या बात। ना कोरोना न बीवी, दोनों से तेरी उसने जान बचाई है। तो इस तरह ये मेरी हिंदी की बातें, अभी इस वक्त भी कम है, तो मुझे कहा गया है कि मैं एक वराडी सुनाऊं आपको, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। आपण इथे वराडात राहतो म्हणजे आपल्याला माहित पाहिजे आपल्याला वराडी का म्हणतात। तर माझी एक व्याख्या आहे वराडीची की पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा आपण फार आर्थिकरित्या मागासलेले आहोत। तर इथल्या लोकांना, इथल्या जे विदर्भाच्या लोकांचं उपोषण, कुपोषण आणि शोषण तर नेहमीच चालू राहते। त्याच्यामुळे इथल्या लोकांचं काय झालं की हाडं असे वर वर दिसायला लागतात गरिबीमुळे।
इथले शेतकरी बघा, इथले तर ज्यांचे हाडं वर वर दिसतात ते वऱ्हाडी. क्या बात है, बहुत अच्छे. ही माझी त्याची व्याख्या आहे त्याची. तर या अनुषंगाने म्हणजे या रेफरन्सनी बॉलिवूडच्या हिरोईन सुद्धा वऱ्हाडी आहेत असं म्हणाल काही हरकत नाही आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा गांधीजी साबरमतीवरून वऱ्हाडी झाले तेव्हाच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. काही लोक काय करतात की वऱ्हाडीला असं समजतात की याला काही समजते की नाही समजत, याला येत नाही, बडा बह्याड आहे. असं नसते. एका शहरचे लोक म्हणजे शहरी लोक असं समजतात. ते एका शहरच्या माणसाने एका वऱ्हाडी माणसाला विचारलं, गावाच्या माणसाला विचारलं की बाबू म्हणे जर बायका नसत्या तर माणसाचे कपडे कोणी धुतले असते म्हणे. तर तो म्हणे अरे ते फार सोपं आहे म्हणे, जेव्हा बायकाच नसत्या तर माणसांनी घातलेच कशाले असते म्हणे. बहुत खूप. म्हणजे समस्या आपोआप सुटून गेली. तर आम्ही नवरा बायको दोघंही फिरायला जात असतो. खूप ठिकाणी गेलो फिरायला. तर पूर्ण म्हणजे सगळे 5 कॉन्टिनेंट वगैरे झाले पाहून. तर मी माझ्या बायकोला म्हटलं की आता आपल्याला चीनला जायचं आहे. तर बायको म्हणे की अरे चीन काय जाण्यासारखा देश आहे का म्हणे तुमचा, एक भलत्याच ठिकाणी कुठे चालते म्हण. तर आमची काही बहस झाली त्याच्यासाठी. तर ती जी वादविवाद झाला ते मी तुम्हाला सांगत आहे. माझी बायको जरा कुचीन आहे, लवकर नाही ऐकत. याचा अर्थ समजला असेल तर मजा येईल तुम्हालाही. तर म्या म्हटलं बायकोले चालतं का व चीन. तर नेहमीसारखी ते करायला लागली घिन घिन. फिरासाठी तुम्हाला का चीनच दिसला, माहित नाही डोक्यात तुमच्या कोणता किडा घुसला. म्या म्हटलं माता माय तुले झालं तरी काय, आता मी तशीच करतं 3 लेकराची माय. तर ते म्हणे की चीन मंदी खायचे लय वाखे होऊन जाते, तकलीफ हो जाती है. चीन मंदी खायचे लय वाखे होऊन जाते आणि मुंग्या आणि मकोड्याची चटणी कोण खाते. तर मग मी म्हटलं की पहिलेसारखा चीन आता अजिबात नाही. लय मोहरा चालला गेला. आता भेटते सर्व काही. तुले जे पाहिजे ते भेटन कमी पैशात. आणि कोणतीच वस्तू महाग नाही चीन सारख्या देशात. तर ते म्हणे तुम्हाला जर वाटत असन तर तुम्ही एकटेच जा फिराले, और मला लय काम आहे इथंच घरी कराले. तर म्या म्हटलं ठीक आहे मी एकटाच तिथं जाईन आणि भेटली कमी पैशात तर बायकोच दुसरी पाहिजे. बहुत बढ़िया. भेटली कमी पैशात तर बायकोच दुसरी पाहिजे. तर ते म्हणे तुम्हाला जसं माहीत नाही काही, आणि चीनचा माल जास्त दिवस काही टिकत नाही. ते म्हणे तुम्हाला जसं माहीतच नाही काही आणि चीनचा माल जास्त दिवस काही टिकत नाही. आता तुम्ही मला जास्त बोलासाठी नका लावू. आणि भारताचीच बायको असते सुंदर, स्वस्त आणि टिकाऊ. तुम्ही अमिताभ बच्चनला ऐकलं असेल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना. तर ते ओरिजिनल संस्करण नाही आहे, ते साहिल रेडमीचं ओरिजिनल मी तुम्हाला सांगतो की कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये तीरगी जो मेरे जिस्म का मुकद्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी. पुकारती जब तलखियाँ ज़माने की तेरी लबों से हलावत के घूट पी लेता. हयात चीखती फिरती बरहाना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता. मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. तो ये मैंने ऐसे ही सुनाया आपको. तो इसका ये बहुत हायर लेवल की होगी, मैं अपने लेवल की सुनाता हूँ आपको. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये आप ख्याल में रखिए की कवा कवा माया मनात इचार येते, सांग बाबू रमेश असं काऊन होते.
अब मेरा नाम रमेश है और सरनेम गांधी है, ये ख्याल रखिए बस, की कभी कवा कवा माया मनात विचार येते कि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। ये पुरानी बात है अटल जी के ज़माने की, एनडीए के ज़माने की, जब ऐसे वो दलदल में फंस गए, बहुत सारे दल थे और उसके वो नेता थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से क्या हो गया, सिर पे उनके घुटनों में दर्द हो गया था, तो ऑपरेशन करना पड़ा। तो अटलजीच्या अंगाले लय लोक झोंबले, अटलजीच्या अंगाले लय लोक झोंबले, कोणी इकून बोंबले तर कोणी तिकून बोंबले। डोक्याचा भार म्हणे घुटण्यावर घेते आणि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। लालूले रबडीपासून 9-10 पोरं, लालूले रबडीपासून 9-10 पोरं। 10वीं का भी इंतजार होगा शायद, क्योंकि उनका जो चुनाव चिन्ह है ना वो लाल टेन है, तो शायद उसीलिए कि लालूले रबडीपासून 9-10 पोरं आणि चारा खाऊन लालूले लय येते जोर। रबडी संग माहित नाही काय काय खाते आणि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। मनमोहन सिंग जी लय घाईस आले, मनमोहन सिंग जी लय घाईस आले, देशाचे जेव्हा ते सरदारजी झाले, मनमोहन सिंग जी लय घाईस आले, देशाचे जेव्हा ते सरदारजी झाले, आणि सिंग असून मॅडमले बकरीवानी भेटे आणि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। बहुत बड़ी। मोदीजीने मस्तपैकी पाजून दिला चहा, मोदीजीने मस्तपैकी पाजून दिला चहा, चांगले दिवस येईन म्हणते पुढं पुढं पहा। चहा आणि शहा मिळून सर्वी बाजी मारून नेते आणि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। आता माही वहिनी तुम्हाला माहित आहे, दिल्लीमध्ये बसली आहे माही वहिनी, मी म्हणजे आता सोनिया वहिनी बद्दल बोलून राहिलो, माझं आडनाव गांधी आहे तुम्हाला माहितीच आहे, माझी वहिनी म्हणजे आता तुम्हाला माहितच आहे। आता हा आमचा गांधी परिवार म्हणजे एकदम इटलीपर्यंत पसरलेला आहे, तर पण माझं आणि त्यांचं काही पटत नाही, कारण आमच्या घरात एवढे डॉक्टर आहेत तरी आम्हाला काही ते भाव देत नाही। म्हणजे माझ्या इथं 8 डॉक्टर आहे पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळे मिळून आम्ही, तर मी दिल्लीला गेलो तर तिच्या घरी जात नाही, ते नागपूरला आली तर माझ्या घरी येत नाही, एवढं आमचं पटत नाही। वहिनीले माहीत नाही कोणती झाली बिमारी, कोणाला बी कसं काय सांगत नाही बिचारी, घरात एवढे डॉक्टर असून परदेशाला जाते आणि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। राहुल म्हणे, राहुल आता तुम्हाला माहित आहे माझा पुतण्या आहे राहुल, तर राहुल म्हणे काका आता सून तुम्ही आणा, राहुल म्हणे काका आता सून तुम्ही आणा, आणि माय म्हणते जवा तवा बहुमत लाना, माय म्हणते जवा तवा बहुमत लाना, देशाच्या भविष्याची कशी वाट लागून जाते, सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। पुतण्याचा माया मले मोठा येते लाड, पुतण्याचा माया मले मोठा येते लाड, साधा सुद्धा आहे पण लोक म्हणते मॅड, साधा सुद्धा आहे पण लोक म्हणते मॅड, पप्पू पप्पू म्हणून त्याले सर्वजण चिडवते, सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मल्लिकाले म्या म्हटलं, मल्लिका शेरावत, मल्लिकाले म्या म्हटलं तू लुगडं घेईनेस, मल्लिकाले म्या म्हटलं लुगडं घेईनेस, लहानपणचे आता काही घालू नको ड्रेस, लहानपणचे आता काही घालू नको ड्रेस, तिले नाही येत पण मलेच शरम येते, आणि सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। आता शेवटचं आहे गांधीजीबद्दल, थोडं व्यंग्य आहे त्याच्यामध्ये, की नावात काय पडलं आहे मोठे लोक म्हणते, नावात काय पडलं आहे, कोणतो शेक्सपियर की काय नाव आहे त्याचं, की नावात काय पडलं आहे मोठे लोक म्हणते, गांधी आहे म्हणूनच लोक मला जाणते, अरे गांधीजीच्या नावाचा सर्वच फायदा घेते, सांग बाबू रमेश असं काऊन होते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब गजब। तो आप लोगों के लिए 4 लाइन कि आप नहीं होते तो वाह वाह कौन कहता, आप अगर नहीं होते तो वाह वाह कौन कहता, हमारे काम को कमाल कौन कहता। ये तो करिश्मा है आपकी इनायत का, ये तो करिश्मा है आपकी इनायत का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता।
एक डॉक्टर को आपने पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।